1920 में फार्मर्स की हालत काफी बुरी थी और एक साल में फार्मिंग से सिर्फ 10,000 रुपए के करीब ही कमा पाते थे, जिससे अनफॉर्चुनेटली फार्मर्स को अपनी लैंड की ऑक्शन यानी नीलामी करनी पड़ती। अब इन नीलामी में सारे खरीदार पहुंच जाते और जो लैंड जिन्हें पसंद होता वो खरीद लेते, लेकिन हार्ले टेम्पल्टन का लैंड खरीदने का स्टाइल ही कुछ डिफरेंट था। जॉन टेम्पल्टन जब छोटे थे तो अपने डैड को एक अजीब सी चीज करते हुए देखते थे। एक्चुअली हार्ले टेम्पल्टन अपनी ऑफिस की खिड़की से बाहर लोगों को बोली लगाते हुए देखते और उन लैंड्स में बोली लगाने जाते जिसमें बोली लगाने कोई भी नहीं आता था। फिर हार्ले उस लैंड का बहुत कम प्राइस कोट करते थे, $100 की पूरी प्रॉपर्टी दे दो। लोग हैरान हो जाते, लेकिन हार्ले टेम्पल्टन को कोई ना कोई डील मिल ही जाती। और जॉन ये बात अपने डैड से सीख चुके थे कि बेस्ट टाइम कुछ खरीदने का तभी है जब सब लोग बहुत ही निराश हो रहे हों। और जॉन जब बड़े हुए तो यही उनका मंत्रा भी बन गया कि किसी भी एसेट की वैल्यू पता करो और उसे तब खरीदो जब उसकी कॉस्ट बहुत ही कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल वो $200 का सोफा $5 में खरीद लेते। एक घर जो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ $5,000 का लिया था, उसे 5 साल में ही 3 गुना से भी ज्यादा प्राइस में बेच दिया, यानी $17,000 में। स्टॉक मार्केट में भी उन्होंने यही रूल फॉलो किया और इसी मेथड को कई लोग टेम्पल्टन वे ऑफ इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये चीज इंडिया में काम नहीं करती, ये तो अंग्रेजों का काम करने का तरीका है, या इंडिया में ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो आप में से जो लोग समझ चुके हैं, तो इंडिया में तो क्या, वर्ल्ड में ये अपॉर्चुनिटी रिसेंटली आई थी, ऑब्वियसली कोविड-19 की वजह से। अगर हम अपने इंडेक्स फंड निफ्टी 50 की भी बात करें तो कोविड की वजह से 23 मार्च 2020 को 39% से निफ्टी गिर गया था और उसकी वैल्यू 7610 हो गई थी। I mean 39% डाउन। जो लोग इन्वेस्टिंग को समझते थे और वैल्यू इन्वेस्टर थे, उन सब ने अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, जबकि ट्रेडर्स और बाकी लोग बेच के लॉस बुक करवा के चले गए। अगर थोड़ी कैलकुलेशंस करें और अगर आपने 23 मार्च 2020 को निफ्टी 50 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो आज 12 मार्च 2021 को वो 1 लाख रुपए 1,97,000 हो गए होते, यानी करीबन 2 लाख के आसपास। I mean 1 साल से भी कम टाइम में पैसे डबल। जिसने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए होते, उसके ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए हो चुके होते एंड सो ऑन। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट 10 साल में एक बार आ जाती हैं, जब सब कुछ सेल में मिल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल 1992 में हर्षद मेहता स्कैम में BSE 12.77% से डाउन हो गया था। 24 अक्टूबर 2008 में US फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मार्केट 10.95% डाउन थी और 23 मार्च 2020 में कोविड-19 की वजह से दोबारा मार्केट डाउन। ऑब्वियसली मैंने भी ये अपॉर्चुनिटीज देखी थी और इन्वेस्ट भी किए, बट एज दिस हैपेंड फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, इसीलिए मैं ऑल इन नहीं हुआ और बहुत ही कम इन्वेस्ट किया। एनीवेज आई एम हैप्पी कि लर्निंग्स काम आई और नेक्स्ट टाइम जब ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी तो आई विल बी रेडी एंड आई होप आप भी सब रेडी होंगे उस वक्त, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज डिकेड में सिर्फ 1 या 2 बार ही आती है। अगर हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो मिस्टर टेम्पल्टन की तरह हमें भी इन अपॉर्चुनिटीज को वर्ल्ड वाइड ढूंढना पड़ेगा। जॉन टेम्पल्टन की नेक्स्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी थी गो ग्लोबल। अब होता यह था कि टेम्पल्टन शेयर्स तभी खरीदते थे जब वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे हो, इसलिए उन्हें लोग बार्गेन हंटर भी बोलते थे। टेम्पल्टन बोलते हैं कि अगर तुम ऐसे बार्गेन सिर्फ USA में ढूंढोगे तो थोड़े मिलेंगे, इंडिया में ढूंढोगे तो थोड़े मिलेंगे, जापान में ढूंढोगे तो भी थोड़े मिलेंगे, लेकिन अगर हम पूरी दुनिया में इन बार्गेन्स को ढूंढेंगे तो वो मिलके बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देंगे। टेम्पल्टन सिर्फ US में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी कंपनीज ढूंढते थे जो उन्हें बार्गेन प्राइस में यानी सस्ते में मिल रही हो। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब जापान में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके गए तो उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई। 1950 में दुनिया में लोग मानते थे कि जापानीज के प्रोडक्ट्स एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं है, इसलिए सब इन्वेस्टर यही मानते थे कि जापानीज की कंपनी से तो दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन टेम्पल्टन का तो इन्वेस्टिंग मेथड ही डिफरेंट था। उन्हें पता था कि जापान में ऐसी काफी कंपनीज हैं जो अच्छा काम कर रही और उन्हें वहां पर बहुत बार्गेन में शेयर मिल सकते हैं, और उन्होंने जापान की कंपनीज में काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए। जापान ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के कुछ ही सालों के बाद बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी कर ली। उन्होंने बहुत स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज खोली, जैसे कि कैमरा, सुइंग मशीन, ट्रांजिस्टर रेडियोज, इंडस्ट्री मैटर्स, हैवी इक्विपमेंट और इवन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी। 1960s में जब US की GDP 4 से 5% से बढ़ रही थी, तो उस वक्त जापान की इकोनॉमी 10.5% से इंक्रीज हो रही थी, और इसी की वजह से टेम्पल्टन ने जापान में की हुई इन्वेस्टमेंट से बहुत पैसे कमाए। वो हमेशा ऐसे बार्गेन्स ढूंढते रहते थे। जॉन टेम्पल्टन की ये स्ट्रैटेजी इतनी काम की थी कि उन्होंने टेम्पल्टन ग्रोथ फंड नाम की एक म्यूचुअल फंड कंपनी 1954 में खोली थी और उसे 1992 में फ्रैंकलिन रिसोर्सेज को बेच दिया। अब अगर हमने जॉन टेम्पल्टन के साथ 1 लाख रुपए
इस फंड की शुरुआत में इन्वेस्ट किए होते तो ये 1,1992 तक 2 करोड़ रुपए बन चुके होते। जबकि अगर हमने यही 1 लाख रुपए S&P 500 में इन्वेस्ट किए होते, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का इंडेक्स फंड है, तो ये अमाउंट सिर्फ 10 लाख ही हो पाता। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर इंडिया का कोई हमारे टाइम का एग्जाम्पल दो जो इस प्रिंसिपल से रिलेटेड हो। तो अगर आपको याद होगा कि कोविड-19 की पीक में जब इंडियन मार्केट में भी फॉल आया था, तो चाइना ने HDFC लिमिटेड का 1% शेयर खरीद लिया था, क्योंकि HDFC लिमिटेड का प्राइस 40% से गिर गया था, यानी 2493 रुपीज पर शेयर से 1499 रुपीज पर शेयर हो गया था। और ऑब्वियसली चाइना ने इसका फायदा उठाया। अगर आज इसके शेयर प्राइस की वैल्यू देखोगे तो HDFC लिमिटेड करीबन 2500 रुपए के आसपास चल रहा है। तो इन शॉर्ट 66% राइज, यानी अगर आपने भी चाइना के साथ HDFC लिमिटेड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दी होते, तो वो आज 1,66,000 रुपए हो गए होते। और किसी बड़े प्लेयर ने अगर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो कुछ ही महीनों में वो 66 लाख रुपीस कमा चुका होता। बहुत टाइम लगता है 1 करोड़ रुपए कमाने में, बट इन अपॉर्चुनिटीज ने बहुत वैल्यू इन्वेस्टर्स को और अमीर बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि गो बॉटम अप, नॉट टॉप बॉटम। अब ऊपर वाले पॉइंट सुनने के बाद मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि यस, हम ग्लोबली भी डील्स ढूंढ सकते हैं। और फिर 2 तरीके से लोग कंपनीज को स्कैन करने लगते हैं। एक है टॉप बॉटम अप्रोच, यानी पहले ऐसी कंट्रीज ढूंढो जिनकी GDP ज्यादा तेज रेट से ग्रो हो रही हो, और उसके बाद फिर उन कंट्रीज में बार्गेन डील्स ढूंढो। और दूसरी अप्रोच है कि पहले कंपनीज देखो जो बार्गेन प्राइस पर मिल रही हो, फिर चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, यानी बिजनेस को प्रेफरेंस दो। इसका परफेक्ट एग्जांपल है जब वॉरेन बफेट ने मिसेस बी से नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट का 80% हिस्सा खरीद लिया। ये एक बहुत ही फेमस फर्नीचर स्टोर था US का, और जब ये खरीदा गया ये उस वक्त पब्लिकली ट्रेडेड नहीं था, यानी शेयर मार्केट में ये लिस्टेड नहीं था। लेकिन वॉरेन ने फोकस किया बिजनेस पर, ना कि कंट्री पर, या फिर इवन वो बिजनेस पब्लिकली लिस्टेड है या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने लॉरेन टेम्पल्टन की बुक इन्वेस्टिंग द टेम्पल्टन वे से 3 पॉइंट्स देखे, जिसमें हमने पहला पॉइंट देखा था जो कहता है इन्वेस्ट एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेसिमिज्म, यानी बेस्ट टाइम इन्वेस्ट करने का तभी है जब सब लोग पैनिक हो रहे हों, यानी जब सब लोग पैनिक करेंगे तो वो शेयर सेल करेंगे, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस कम हो जाएगा। और अगर आपको कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू पता है, तो जब शेयर का प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम हो जाए, तो यही सही टाइम है शेयर खरीदने का। नेक्स्ट पॉइंट कहता है गो ग्लोबल। अब अगर हमें टेम्पल्टन के तरीके से इन्वेस्टिंग करनी है, तो हम तब तक शेयर्स नहीं खरीदेंगे जब तक वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम ना हो जाए। मगर अगर हम सिर्फ एक ही देश में ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे होंगे, तो बहुत चांसेस है कि हमें काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा। इसलिए बेटर यह है कि हम ग्लोबल व्यू रखें और पूरी दुनिया में ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहें, जैसे कि टेम्पल्टन ने जापान में इन्वेस्ट किया था और चाइना ने इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि प्रेफर बॉटम अप अप्रोच, यानी पहले कंपनीज पर फोकस करें, फिर चाहे वो किसी भी कंट्री में हो। कंट्री से कंपनी में फिल्टर मत करो, क्योंकि ये तो सभी कर रहे होंगे। इसमें हमने वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल भी देखा था कि उन्होंने हमेशा बिजनेस को प्रेफरेंस दिया है, और इसीलिए उन्होंने नेब्रास्का फर्नीचर स्टोर का 80% खरीद लिया था। दोस्तों, अगर आप डीमैट अकाउंट फ्री में बनाना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए लिंक से अपस्टॉक्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अपने फ्री टाइम में, जैसे कि वॉकिंग, कुकिंग, जिम या इवन लेटे हुए लर्निंग्स जारी रखना चाहते हैं, तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 130 से ज्यादा फ्री बुक समरीज हिंदी और इंग्लिश में फ्री में अवेलेबल है। एंड वी थिंक ये आपकी लर्निंग बहुत जल्दी इंक्रीज कर सकती है। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। कोई ऐसा बिजनेस या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक जिसे आपको समझने में मुश्किल हो रही है, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो बनाएं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।